हेलो एवरीवन, आज हम लोगों के साथ है सीए खुशी गर्ग। शी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 15 इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन। इन्होंने मुझसे फाइनल में सीए फाइनल में ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ा था। ऑडिट में 76 मार्क्स है। इस बार ऑडिट का जो पेपर है, जो आप लोग सबसे सुनोगे कि सबसे टफेस्ट पेपर आया था फाइनल ऑडिट में, एंड एज ए टीचर मुझे भी लगता है कि आज तक का सबसे टफ पेपर है। उसमें 76 जैसे मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है। तो आज हम लोगों को अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट खुशी इज खुशी हैज डन हर आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग फोर। पीडब्ल्यूसी से इन्होंने आर्टिकलशिप किया। इनफैक्ट द मोमेंट राइट नाउ जब ये इंटरव्यू हो रहा है, हर आर्टिकलशिप इज स्टिल ऑन गोइंग। मतलब 3 साल की आर्टिकलशिप है, तो वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि मैं सरप्राइजिंग बात भी है और अच्छी बात भी है कि अधिकतर मैं देख रहा हूँ कि जितने भी ये बिग फोर के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बहुत हेक्टिक आर्टिकलशिप होता है, डिस्पाइट दैट आर्टिकलशिप एंड डिस्पाइट द रेगुलर कॉलेज, शी वाज इन जेवियर्स इवनिंग, स्टिल दे हैव मैनेज्ड टू सिक्योर सच अ बिग ऑल इंडिया रैंक। तो ये कहीं ना कहीं इनकी डेडिकेशन और डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। नाउ मैं खुशी बात करेगी और वो बताएगी कि ऑडिट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स का भी एग्जाम आने वाला है 1.5 मंथ्स में। सो ऑडिट को कैसे पढ़ना चाहिए कि याद रख सकें और लिख सकें। थैंक यू खुशी। थैंक यू सर। मैंने जब अपना ऑडिट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैंने एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट संग में लेके स्टार्ट किया, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी मोनोटोनस। तो मैं जब स्टार्ट करती थी, मैं ऑडिट से स्टार्ट करती थी, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग माइंड फ्रेश रहता है, तो चीजें इजीली ग्रैस्प हो जाती है। और मैंने अपना टारगेट बना लिया था। जैसे सपोज ऑडिट में 19 चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर्स ज्यादा लेंदी है, कुछ चैप्टर्स छोटे है, हल्के है। तो मैंने अपना टारगेट बना लिया था, एक दिन में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो वैसे करके मैंने खुद को टारगेट दे दिया था। और जब टारगेट अचीव होता था, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी टारगेट अचीव नहीं भी हुआ, एक दो बार तो डिसअपॉइंटमेंट होती थी, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट एंड पार्सल। तो मैंने वैसे करके अपने आप को टारगेट दिया, उसको अचीव करके किया। मैंने ट्राई किया था कि मैं एटलीस्ट एग्जाम के डे से पहले एटलीस्ट 4 रिविजन अपना कंप्लीट कर सकूं। तो मैंने करेक्ट। और मैंने सेकेंड रिवीजन जब किया, मैंने फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट किया, सेकेंड रिवीजन जब स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लग रहा था मैं आधी चीजें तो भूल चुकी हूँ, मुझे चीजें याद नहीं आ रही थी। तो फिर पर जैसे जैसे नंबर ऑफ रिवीजन इंक्रीज होते गए, दैट स्टार्टेड गिविंग मी कॉन्फिडेंस, नहीं इट्स ओके, हो जाएगा हो जाएगा। और फिर आपके पढ़ाने के स्ट्रैटेजी ने मुझे बहुत हेल्प किया कि इट गेव मी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो वो चीजें याद करने में बहुत ईजी हुई मुझे। और फिर इस बार का, जैसे आपने बोला, ऑडिट का पेपर, मतलब इस बार सारा केस बेस ओरिएंटेड क्वेश्चन था, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। तो ये इससे मुझे अपने पेपर को पढ़ने में, उसका क्या आंसर होगा ये समझने में बहुत हेल्प हुई, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिटी थी कि क्या कैसे होगी। और जब मैं अपना ऑडिट रीड करती थी, तो मैं ट्राई करती थी कि ऑडिट का जो लैंग्वेज है मैं उसी में पढ़ूं जो आपके बुक में दिया है, जिससे वो लैंग्वेज मेरे अंदर सिंक इन हो जाए, और मैं जब एग्जाम में लिखूं तो मैं ऑडिट के लैंग्वेज में ही लिख सकूं, अपना पेपर प्रेजेंट कर सकूं। और आप भी जैसे क्लास के टाइम इंपॉर्टेंट पार्ट्स हाईलाइट कराते थे, तो वो भी बहुत हेल्पफुल हुई। मैं भी अपने बुक में उसको हाईलाइट कर देती थी, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, या जो मुझे मतलब एग्जाम के पहले मुझे एकदम देखना ही है वो चीज, तो मैं हाईलाइट कर देती थी। तो दिस थिंग्स हेल्प मी आउट अ लॉट। लास्ट 1.5 मंथ्स अभी बाकी हैं नेक्स्ट एग्जाम के पहले। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे होंगे उनको फाइनल ऑडिट अभी लास्ट 1.5 मंथ्स में कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब दिन में डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए ऑडिट, एंड क्या बोलते हैं वो, व्हाट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर देयर इन ऑडिट जिस पे फोकस करना चाहिए। मैंने दिन में 3 घंटे तो आई थिंक ऑडिट को देने ही चाहिए। बाद बाकी सब्जेक्ट्स भी है, तो 3 घंटे ऑडिट को देने ही चाहिए, जिससे थिंग्स डोंट गेट वेंट आउट ऑफ अवर माइंड। तो कम से कम 3 घंटे देने चाहिए हमें। और मैं कहूंगी जिस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं उसी बुक पे हमें पढ़ना चाहिए, स्विच नहीं करना चाहिए कि नहीं ये बुक देख लूं ये बुक देख लूं। कि जो बुक से हम लोग अभी तक पढ़ते आए, तो ऑब्वियसली उस बुक पे ही हमें स्टिक रहना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए अपना सब्जेक्ट मटेरियल, उसी को पढ़ना चाहिए। वैसे करके इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। और जो पढ़ रहे हो दिन में पढ़ो, ऑडिट को उस लैंग्वेज को पढ़ो, तो इट विल हेल्प आउट। चैप्टर्स, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मुझे एसेज ये इम्पोर्टेंट थे, एसेज वगैरह इम्पोर्टेंट थे, एंड प्रोफेशनल एथिक्स। वो चैप्टर इजी है और वो मार्क्स बहुत देके जाते, तो प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर मेरे को बहुत अच्छे लगे, इजी थे, मार्क्स मिलेंगे। एसेज तो हम लोग इंटर में भी पढ़े थे। एसेज जो है ये सब नए नए चैप्टर्स है, तो ये सब पे हमें आई थिंक ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्टैंडर्ड्स एंड पी एथिक्स इस पे अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिग फोर की आर्टिकलशिप के बारे में जानने की इच्छा होती है कि वहाँ आर्टिकलशिप में क्या लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स भी हैं बिग फोर के बारे में कि आपको एक डिपार्टमेंट में डाला है तो आप वहीं रहोगे, या एक क्लाइंट में डाला है तो आप वहीं रहोगे, और एक्सपोजर किस लेवल का होता है। तो प्लीज़ अपनी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के बारे में बताओ।
आर्टकलशिप एक्सपीरियंस मैं स्टैट ऑडिट में कर रही हूँ, पीडब्ल्यूसी स्टैट ऑडिट। तो वो आप जिस क्लाइंट में हो या आप जिस एरिया में काम कर रहे हो, आपको उसी में इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि यू विल बी मास्टर ऑफ दैट। तो इट विल मतलब हेल्प यू आउट अ लॉट। और फिर जब आप ऑडिट पढ़ रहे होंगे तो भी आपको वो चीज हेल्प करेगी कि हाँ मैंने ऐसे से ऑडिट किया था। वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको थ्योरी याद करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम पीडब्ल्यूसी या बिग फोर जो भी कर रहे हैं उसके ऑडिट के साथ भी हम अपनी स्टडीज को ऑब्वियसली मैनेज कर सकते हैं। मैं जब घर आती थी, घर आके क्लासेस कर लेती थी, या जब जाती आती थी तो एग्जाम के टाइम में जब 6 मंथ वगैरह थे तो मैं आरटीपी वगैरह रीड कर लेती थी। वो हेल्प किया मुझे। ऐसा कुछ नहीं, हम बिग फोर के ऑडिट के साथ भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ, मैं पढ़ाई तो है, पर आई स्पेसिफिकली वांट कि तुम अपना एक्सपीरियंस से शेयर करो आर्टिकलशिप में। जैसे ऑलमोस्ट तुमने कितने क्लाइंट्स के यहाँ काम कर लिया है, कितने डिफरेंट टाइप के एंगेजमेंट्स किए हैं, वहाँ क्या क्या सीखने को मिला तुमको आर्टिकलशिप में? ओके तो मैंने बेसिकली 2 क्लाइंट्स में काम किया ज्यादा, एक स्टील इंडस्ट्री, एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री। जिस एरिया से मैं थी मुझे उस एरिया से बहुत कुछ सीखने मिला। सीनियर्स बहुत हेल्पफुल थे, अप्रोचेबल है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जहाँ मुझे क्वेरीज होती थी तो मैं उनसे रीच आउट करती थी, तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया। मेरा आर्टकलशिप एक्सपीरियंस बेसिकली बहुत अच्छा था, फेबुलस, इट वाज फेबुलस। फैबुलस, बहुत अच्छा। या मतलब जो भी है मुझे वो टैक्स ऑडिट में जो मुझे एक्सपोजर मिला, स्टैट ऑडिट भी करने मिला, दैट्स गुड। LR। LR, yeah, LR. हाँ, My लिस्टेड client, क्लाइंट one होंगे of my तो client was listed client and one of my client was private client. जो listed client में मुझे LR करने मिला, कारो रिपोर्टिंग करने मिला, नोट्स चेकिंग करने मिला, तो मुझे बहुत टाइप का एक्सपोजर मिला। और फील्ड वर्क पे कितना जाना पड़ता था? जैसे बिग फोर में बीच में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया था कि सिलेक्टेड डेज आप वर्क फ्रॉम होम कर लो, पर मैक्सिमम टाइम तुम लोग को क्लाइंट की फील्ड वर्क पे जाना पड़ता है। तो तुम्हारे क्लाइंट्स इन सिटी थे कि आउटसाइड आउट स्टेशन क्लाइंट्स थे? मेरे क्लाइंट इन सिटीज थे, तो मैं बेसिकली ऑफिस से काम करती थी, कभी क्लाइंट प्लेस कभी ऑफिस। कभी क्लाइंट प्लेस कभी ऑफिस, पर वर्क फ्रॉम होम? या वर्क फ्रॉम होम, कभी क्लाइंट प्लेस कभी ऑफिस। कभी ऑफिस कभी क्लाइंट, तो क्लाइंट का एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला होगा फिर जाके। पर क्लाइंट एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला। अच्छा, एक चीज़ और बताना, जैसे एक स्टीरियोटाइप चलता है बिग फोर के बारे में कि हम लोग अगर छोटे फर्म में या मिड फर्म में आर्टिकलशिप करते हैं तो हम लोग को बहुत वैरायटी ऑफ एक्सपोजर मिलता है, अलग अलग तरह के काम कराए जाते हैं। पर बिग फोर में क्या है कि आपको एक ही डिपार्टमेंट में या एक ही चीज़ में डाल दिया जाता है, तो आपके एक्सपोजर में वैरायटी नहीं आती है। पर्सनली मैं इससे अग्री नहीं करता, मैं डिसएग्री करता हूँ। मेरा मानना है कि बिग फोर वगैरह में आप जाते हो तो आपको बहुत बड़े लेवल के क्लाइंट मिलते हैं और बड़े लेवल का एक्सपोजर मिलता है, और छोटे में वैरायटी भी ले लो तो फर्क नहीं पड़ता। तो इस बारे में तुम्हारे व्यू क्या है? अगर हम अदर स्मॉल साइज से करें तो आपको बहुत सारे एक्सपोजर मिलेंगे, बट आप किसी में भी आप मास्टर नहीं हो पाओगे। आपको सबको थोड़ा 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 आता होगा। पर अगर आप बिग फोर से कर रहे हो, आपको बड़े लेवल के क्लाइंट करने मिल रहे हैं, तो आप जिस एरिया में आप उसके मास्टर हो जाओगे, आपको उसके बारे में एक एक चीज डिटेल पता रहेगी। तो आई थिंक दैट्स मच बेटर। वो ज्यादा अच्छा है कि मतलब कम क्लाइंट्स हो, कम एकदम फोकस्ड हो, पर मास्टरी आ जाए। तो फिर तो मास्टरी आ जाएगी। हाँ, फिर तो जब तुम प्रॉपर करियर में जॉब में भी जाओगी तो वो मास्टरी रिफ्लेक्ट होगा वहां पे। हाँ, वो मतलब आपको हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। मतलब वैरायटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मास्टरी। करेक्ट। हाँ, वैरायटी ऑफ एंगेजमेंट से। अच्छा, एनी मतलब ऑब्वियसली लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जाम, तो उनके लिए कोई भी टिप्स देना चाहोगे, स्पेशल टिप्स कि भाई ये जरूर कर लो 1.5 मंथ्स में, और अपना माइंडसेट ऐसा मेंटेन करो, अपनी बॉडी मतलब होता है ना, फिजिकल हेल्थ सबका ध्यान कैसे रखना है, वो उन सब पे, प्रेशर हैंडलिंग, उन सब के बारे में बताना। हाँ, मेन ये है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा भी पहले कि भाई मैंने जो बोला स्टडी मटेरियल चेंज मत करो, अभी तक जिससे पढ़ते आ रहे हैं हमें उसी से पढ़ते रहना चाहिए। पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें खुद को हो जाएगा जस्ट मतलब ऑल इज वेल होते जाएगा, बस हमें करना है, उस पर फोकस करना है, फिर थिंग्स इवेंचुअली विल वर्क आउट। हम जो कर रहे हैं हमें उस पर डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जल्दी उठो, फिर अपने को एक टारगेट दे दो, मुझे ऐसे ऐसे ये सब ऐसे ऐसे करना है। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो इवेंचुअली थिंग्स होते जाएगी। हम अपने आपको बताया हमने कि ऐसे रिवीजन में को अभी ये चैप्टर करने हैं, फिर ये चैप्टर करने हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स हम तो उस चैप्टर्स को रीड करते जाएंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो हेल्प करेगी हमें। डिसिप्लिन रखना और पैनिक नहीं करना। करेक्ट, पैनिक नहीं होना है। अच्छा, एनी अदर टिप्स दैट यू वांट टू शेयर? कुछ भी स्टूडेंट्स को गाइड, तुम सोचो कि तुम स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हो, अब यू आर अ क्वालिफाइड सीए नाउ, एंड मतलब तुम्हारा तो एवरीथिंग इज टॉप ऑन टॉप, योर कॉलेज इज टॉप, योर आर्टिकलशिप इज टॉप, योर रैंक इज टॉप। तो अब तुम बाकी स्टूडेंट्स को गाइड करो कि भाई अभी ये चीज जरूर कर लेनी चाहिए, एक दो चीजें जो भी।
एक है लास्ट मोमेंट पे आके हम पैनिक हो जाते हैं कि हम G1 दे G2 दे, हमने फॉर्म दोनों का फिल किया, अब हम दे क्या। जैसे इंटर में मुझे तो ये हुआ था, मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों का फॉर्म फिल किया, बट एग्जाम से जस्ट एक महीने पहले मैंने सोचा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने G2 छोड़ दिया, सिर्फ G1 दिया मैंने। तो हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पे, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस, हो जाएगा। फॉर्म फिल किया, अब हमें वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों देना है, आपने जिसका भी फॉर्म फिल किया आप उसका दो, पैनिक मत हो, क्योंकि उससे चीजें जो हमने याद की है वो भी हम भूल जाते हैं। मैंने भी ये चीज फेस किया है, मतलब एंजाइटी वगैरह होने लगती है, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। जितना क्या है उसमें कॉन्फिडेंस रखो, धीरे धीरे करो, ठीक है। और डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स, उसने इतना कर लिया मैंने इतना नहीं किया, तो सबका अपना अपना पेस होता है, अपने पेस पे सब चलते हैं। तो अभी तक हम लोग अगर सीए इंटर तक आए, फाइनलिस्ट बने, तो ऑब्वियसली हमने बहुत कुछ करके ही हम यहाँ तक आए, इतना अचीव किया। तो हम जिस प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी से अभी तक चल रहे थे, हमें उसी स्ट्रेटेजी को आगे करना चाहिए, तो हो जाएगा। ठीक है। इसका ये सुन लिया, इसका ये सुन लिया कि नहीं अभी ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, नहीं, जिससे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं हमें उसी चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, थैंक यू खुशी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जब मुझे पता चला, आई थिंक संडे को तुमने मुझे इन्फॉर्म किया था कि AIR 15 यस, एग्जाम है, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी एक्चुअली। मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है और मतलब सेटिस्फैक्शन भी आता है, इट वैलिडेट्स माय वर्क, और कि हाँ भाई मैं सही मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत तो करते रहेंगे पर और सही मेहनत कर रहा हूँ। और स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस के जर्नी में जब एक टीचर को इन्वॉल्व करते हैं और उनको क्रेडिट भी देते हैं, तो ये स्टूडेंट की कृतज्ञता मुझे बहुत पसंद है कि हाँ, स्टूडेंट इज ग्रेटफुल एंड इक्वली आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल एंड प्राउड कि रैंक आया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अभी कोई प्लान है थैंक यू। का किस कंपनी में जाना है? नहीं सर, कैंपस प्लेसमेंट में बैठूंगी, फिर ट्राई देखते हो, अपॉर्चुनिटीज देखूंगी क्या और क्या प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा, और नहीं मतलब ऐसा है दिमाग में, जैसे कई जन का शुरू से रहता है कि मुझे इस सेक्टर में ही जाना है? नहीं, एक्चुअली मेरा प्लान है कि मैं फर्दर एजुकेशन कुछ परस्यू करूँ, उसके बाद मैं जॉब सेक्टर में ओके, मतलब IIM टाइप। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू खुशी एंड ऑल द बेस्ट। सर